मेरा नाम अंजलि है। आज जो खबर डॉक्टर ने मुझे सुनाई थी, मैं ऐसी थी कि जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मुझे राम की बातें याद आने लगी थी कि मेरा सवाल सुनकर अचानक से उसका घबरा जाना, मुझे बेमतलब डांट देना, गुस्सा करना, रात भर मेरे पति का अपनी माँ के कमरे में रहना, मेरी सांस का यूं बेखबर होकर सोना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बेटा कैसे इतना बड़ा पाप कर सकता है, वह भी अपनी सगी माँ के साथ। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी खुद। बुध मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई आदमी अपनी माँ के साथ ऐसा घिनौना खेल भी खेल सकता है क्या? मैं बुरी तरह से कांप रही थी। मुझे लग रहा था कि जो कुछ भी मैं डॉक्टर के पास से सुनकर आई हूँ, वह सब झूठ था। जो रिपोर्ट मैंने 2 हॉस्पिटलों में से चेक करा कर आई थी, वो सब भी झूठी है। माँ बेटे की जो मोहब्बत और सम्मान मैंने अपने पति और अपनी सास के बीच देखा था, मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही न था। लेकिन हर गुजरी बातें राम को ही मुजरिम साबित कर रही थी। और फिर मुझे एक ऐसा सबूत मिल गया जिसने राम का असल रूप मेरे सामने लाकर रख दिया। जब मैं अपनी सास के कमरे में गई थी और फिर वहां पर मैंने जो कुछ भी देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरा पति अपनी ही सगी माँ के साथ सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही तनाव का शिकार रहता है। चाहे इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन दिल में कभी भी सास के लिए बहू के दिल में मोहब्बत नहीं होती, और ना ही सास के दिल में बहू के लिए मोहब्बत होती है। जैसे कि इंसान माँ के लिए महसूस करता है या अपनी बेटी के लिए महसूस करता है, लेकिन अपनी सास के लिए वह फीलिंग हरगिज महसूस नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। हालांकि शादी की पहली रात एक औरत के लिए बहुत खास होती है। बहुत सी बातें होती है जो वो अपने पति से करना चाहती है और अपने पति के मुंह से सुनना चाहती है। अपनी शादी की पहली रात को यादगार बनाना चाहती है। लेकिन मेरी शादी की पहली रात को ही मेरी सास की नज़र लग गई थी। ना तो मेरी सास बहुत ज्यादा बीमार थी, ना ही बिस्तर पर पड़ी रहती थी। ठीक ठाक थी, सेहतमंद थी और रंग रूप की भी बहुत ज्यादा सुंदर और सफेद थी। बल्कि वो तो अभी तक जवान ही दिखती थी। लेकिन शादी की रात जैसे ही राम मेरे कमरे में आए, और अभी उन्हें बैठे 5 मिनट ही हुए थे, अभी तो उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की थी, मुझे मूंग दिखाई की अंगूठी तक नहीं पहनाई थी, कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो राम फौरन खड़े हो गए थे। घर में मेरे और मेरे पति और सास के अलावा कोई दूसरा न था, इसलिए उस समय तो सास के अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता था। राम ने जब दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सामने ही बड़ी ही परेशान सी खड़ी थी। कहने लगी कि राम, मेरे पाँव में फिर वही दर्द उठ रहा है। मेरी सास के चेहरे पर दर्द के सार भी नजर आ रहे थे, जैसे कि वो बहुत ही तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो। राम कहने लगा कि आप चले मम्मी मेरे साथ, मैं आपके पाँव की मसाज कर देता हूँ। ये कहकर वो अपनी माँ के साथ कमरे से बाहर चला गया। मुझे लगा कि राम कुछ देर में वापस आ जाएगा, लेकिन पूरी रात मेरी राम के इंतजार में ही कट गई थी। मेरा इंतजार ही रह गया, लेकिन राम नहीं आया। सुबह चिड़ियों की चहचहाना मुझे एहसास दिलाया कि मैं पूरी रात से इंतजार की सूली पर लटकी हुई थी। अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने उसी गुस्से में अपने कपड़े बदले और उसी गुस्से की हालत में लेट गई। मैं सोच रही थी कि ठीक है, माँ भी बहुत अहमियत रखती है, लेकिन शादी की पूरी रात वह आदमी कुछ देर के लिए भी मेरे पास नहीं आया था। मुझे अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। गुस्से के मारे मेरे आंसू निकलने लगे थे। मेरी सांस इतनी भी बीमार नहीं थी कि राम पूरी रात माँ की सेवा में गुजार देता, अपना जी जलाते हुए। ना जाने कब मुझे नींद आई थी। मैं गहरी नींद में थी। जब किसी ने मुझे झिंझर कर उठाया था, मैंने मद आंखों से देखा तो सामने राम खड़ा था। कहने लगा, मैडम जी, कब तक सोने का इरादा है? वह बड़ा मुस्कुराकर मुझसे पूछ रहा था। जैसे ही मुझे वह रात वाली बात याद आई तो मैंने गुस्से के मारे उसे कोई जवाब नहीं दिया और उठकर बैठ गई। राम कहने लगा कि जल्दी तैयार होकर कर बाहर आओ, मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया हुआ है। वो यूं बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर मैं वॉशरूम में चली गई। तैयार होने के बाद बाहर आई तो मेरी सांस तरो ताजा सी टेबल को नाश्ते से भर रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो नहा धोकर बाहर आई हो। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह रात को इतनी बीमार थी कि रात भर बेटे से सेवा करवाती रही।
हो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे पास आ गई। मैंने झुककर आशीर्वाद लिया तो मुझे कंधों से उठाकर मेरे माथे को चूम लिया, कहने लगी कि हमेशा खुश और आबाद रहो, हमेशा सुहागन रहो, आओ बैठो नाश्ता करो। मैं तो अपनी सांस को देखकर हैरान थी। वो यूं जाहिर कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं चुपचाप खामोशी से टेबल पर बैठ गई। राम मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ते के दौरान मैंने सांस से कहा कि आपकी तबीयत अब कैसी है। मेरी बात पर उन्होंने मुस्कुराते हुए राम की तरफ देखा और कहने लगी कि जिसका राम जैसा बेटा हो उसकी माँ को क्या हो सकता है। बस उसने मेरे पाँव की मालिश की और ना जाने कब मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे तो कुछ होश ही ना रहा। बस सुबह जाकर ही मेरी आँख खुली है। देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे, इसीलिए जल्दी जल्दी उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाई। मैं ये सोचने लगी, अगर मेरी सांस रात को थोड़ी देर की मालिश से ही सो गई थी तो फिर राम कमरे में क्यों नहीं आया। राम नाश्ता करके चला गया तो मेरी सांस कहने लगी कि मेरा बेटा तुम्हें कैसा लगा। राम की आदत वैसे बहुत अच्छी है, जब वो मेरा इतना ख्याल रखता है तो तुम्हारा भी जरूर रखेगा। मैं अपनी सांस की बात सुनकर हैरान थी। मैंने कहा कि वह तो रात भर कमरे में आया ही नहीं था, शायद आप गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन फिर भी वो आपके पाँव दबाते रहे। मेरी बात सुनकर मेरी सांस के माथे पर बल पड़ गए, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर कहने लगी, नहीं वह तो मेरे सामने ही मेरे कमरे से जा चुका था, तुम्हारे पास क्यों नहीं आया। मैंने तो खुद उससे कहा था कि बस करो मेरी सेवा और जाओ अपनी पत्नी के पास। बहू क्या सोचेगी। मैं जितनी अपनी सांस की बात सुनकर हैरान थी, उतनी ही हैरत मेरी सांस के चेहरे पर भी थी। फिर उन्होंने जैसे खुद को झटका था और कहने लगी, असल में उसने ही मेरी आदत को खराब किया है। जब तक राम मेरे पाँव ना पाए, मेरे पाँव की मसाज ना करे, मुझे नींद ही नहीं आती। रात होते ही मेरे पाँव में दर्द होने लगता है और वह मेरे पाँव की मसाज कर देता है तो मैं ऐसी गहरी नींद में सोती हूँ कि पूरी रात मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। फिर तो बस मेरी आँख सुबह ही खुलती है। खैर बहू तुम चिंता मत करो, राम घर आता है तो मैं उसके कान खींचती हूँ और उससे पूछती हूँ कि वह रात को तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं गया। मैंने हाँ में सर हिला दिया और नाश्ता करने लगी। लेकिन ये एक दिन की कहानी नहीं थी, अब ये रोज का रूटीन बन गया था। जब भी राम कमरे में आता कुछ देर बाद ही मुझसे कहता कि तुम सो जाओ, बस मम्मी के पैर दबाकर मैं अब भी आता हूँ। और फिर राम कमरे से चला जाता और मैं उसका इंतजार ही करती रह जाती थी। 2-3 दिन तक यही तमाशा जारी रहा तो फिर मैंने राम से पूछ ही लिया कि राम आप रात को सोते कहाँ है, क्योंकि मम्मी जी के पाँव दबाने के बाद तो वो गहरी नींद में सो जाती है, उन्हें तो यही लगता है कि आप मेरे पास आ जाते हो। मेरी इस बात पर राम की रंगा तोड़ी थी। वह कुछ देर परेशानी का शिकार हुआ था और फिर कहने लगा कि असल में मैं मम्मी के पाँव ही दबाता रहता हूँ, मुझे अपनी माँ की सेवा करके बहुत सुकून मिलता है। मैंने कहा, फिर मुझसे शादी क्यों की है, अगर आपको अपनी माँ की सेवा ही करना है तो अगर पत्नी लाए हो तो उसके कुछ भी होते हैं जिन्हें पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनकर राम ने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा था और फिर कहने लगा कि बस मुझे इसी बात का डर था, ये जो पत्नी नाम की आफत होती है ना, घर में कदम रखते ही बेटे को उसकी माँ के खिलाफ करना शुरू कर देती है, ऐसा जहर भरती है कि बेटे माँ को धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। इसीलिए मैं शादी के खिलाफ था, लेकिन मेरी माँ को ना जाने क्या शौक था बहू लाने का। मुझे तो पहले ही पता था कि कोई भी लड़की ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं अपनी माँ की इतने दिल से सेवा करता हूँ। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि राम मुझसे ये सब बातें भी कहेंगे। मैंने तो एक आम सी बात कही थी, लेकिन उन्होंने तो इसका मतलब उल्टा ही समझ लिया था। मैंने कहा, राम मुझे भला क्या तकलीफ हो सकती है कि आप अपनी माँ की सेवा करें, बेशक करें, लेकिन जब वो गहरी नींद में सो जाती है तो आप वापस कमरे में आ जाया करें। मैं भी कुछ सपने सजा इस घर में आई हूँ, आपको मेरे जज्बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर राम खामोश हो गया, फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। कभी मुझे देखता तो कभी नजरें चुरा लेता, फिर गहरी सांस लेते हुए कहने लगा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वह तो मैं तुम्हारी नींद की खराबी का सोचकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए नहीं आता था, क्योंकि मेरे लिए तुम भी बहुत अहमियत रखती हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना था। उस रात ही
राम कुछ देर बाद कमरे में आ गया था। काफी देर तक मुझसे बातें भी करता रहा, लेकिन उसकी बातों में ज्यादा उसकी माँ की बातें ही थी। यही कहता रहा कि मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी हम दोनों की मोहब्बत के बीच में मत आओ, वरना पछतावे के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। राम मुझसे बातें तो नॉर्मल शब्दों में ही कर रहा था, लेकिन उसके शब्द मुझे अंदर से चुभ रहे थे। ठीक है, राम को अपनी माँ से मोहब्बत थी, लेकिन वह ये क्यों समझता था कि मैं उसकी माँ से उसे अलग कर दूंगी। शायद हमारे समाज में भी ये बात बहुत आम हो गई है कि लड़कियां आते ही अलग घर की जिद करने लगती है। इसीलिए राम मेरे बारे में ये सोच रहा होगा। यह सब सोचकर मैंने खुद को समझा लिया था, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उन माँ बेटे को अलग कराती। खैर, राम की बाहों में ये मेरी पहली रात थी, शादी की पहली रात। तो राम कमरे में आए ही नहीं थे, और उसके बाद भी ना जाने कितनी रातें मैंने तड़प कर गुजारी थी। आज जब राम ने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मैं सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि मैं अपनी इस रात को यादगार बनाना चाहती थी। बहुत जल्दी ही मैंने किचन भी संभाल लिया था और अपनी सास की दिल से सेवा भी करती थी। उनका व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, बिल्कुल बेटियों वाला। ये सब देखकर राम भी बहुत खुश था। एक रात मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बगल में मेरे पति नहीं थे। मैंने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत जोरों की प्यास आई थी, इसलिए मेरी आँख खुल गई थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मुझे लगा शायद राम ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे होंगे। अक्सर वो नींद ना आने की वजह से रात को ड्राइंग रूम में टीवी देख लिया करते थे, लेकिन ड्राइंग रूम तो बिल्कुल खाली पड़ा था। घर में सिर्फ 3 ही कमरे थे। एक ड्राइंग रूम था, एक मेरी सास का कमरा और एक हमारा रूम था। लेकिन राम तो ना रूम में थे और ना ही ड्राइंग रूम में थे। मुझे लगा शायद अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। मैंने पानी पिया और वापस अपने कमरे में जाने लगी। मैं गहरी नींद से उठी थी, इसलिए अभी तक मेरे ऊपर नींद का असर था। लेकिन अचानक से मुझे अपनी सास के कमरे से सांस की सिसकियों की आवाजें आने लगी, और ये सुनकर तो मेरी नींद एकदम से भाग गई थी। मुझे लगा कि शायद उनके पाँव में दर्द है, इसलिए वो दर्द के वजह से करहा रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सास के कमरे में कोई और भी है, और राम के अलावा तो घर में कोई भी मर्द ना था। मैंने सोचा कि चलो मैं सास के कमरे में झांक कर देखती हूँ। अगर राम हुए तो मैं उन्हें बोलूंगी कि वो आ जाए, कब तक माँ के पाँव दबाते रहेंगे। रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सास के कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो कमरा अंदर से लॉक था। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। घर में कोई भी तो गैर नहीं था, फिर भला राम का क्या मकसद था कि वो अपनी माँ का कमरा लॉक करके उनके पैर दबाए। मैंने हल्के से कमरे पर दस्तक दी। जैसे ही दस्तक की आवाज अंदर तक पहुंची तो जो आवाज पहले आ रही थी वो एकदम से बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। मैंने फिर से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार मायूस होकर मैं अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं बेड पर लेटी तो कुछ ही देर बाद राम भी कमरे में दाखिल हुआ। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और काफी थका थका सा भी लग रहा था। मुझे जागता देखकर कहने लगा कि अब तक सोई नहीं तुम? मैंने कहा कि मैं मम्मी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मेरी ये बात सुनकर राम के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा कि अब तुम हम्मा बेटे की जासूसी पर उतर आई हो। रात को उठकर ये देखा करोगी कि मैं अपनी माँ की सेवा कैसे करता हूँ। राम मुझसे बहुत उखड़े हुए शब्दों में बात कर रहा था। मैंने कहा, राम आप हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? मैं तो ये सोच कर गई थी कि सुबह आप ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आते हैं और फिर देर रात तक अपनी माँ के पाँव दबाते रहते हैं। आपको भी आराम की जरूरत है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवा दिया। कहने लगा कि अच्छा बस बस, ये चापलूसी भरी बातें मेरे साथ मत करो। मैं अच्छी तरह से औरतों के कैरेक्टर को जानता हूँ। आज के बाद खबरदार, जो तुमने मेरी माँ के कमरे के अंदर झांकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आता था कि राम सिर्फ अपनी माँ के मामले में इतने सीरियस क्यों हो जाते हैं। हालांकि
वह मुझसे ठीक से बात करते थे, मुझे घुमाने फिराने भी ले जाते थे, कभी कभी बाहर से खाना भी लाकर दे देते तो कभी कभी कहते चलो बाहर होटल में खाना खाते हैं। अगर मैं कोई चीज मंगवा तो फौरन से लाकर दे देते थे, कभी भी मना नहीं करते थे। लेकिन जहाँ बात उनकी माँ की आती तो वो यूं नजरें बदलते कि जैसे मैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। मैं अभी इन्हीं उलझनों में उलझी हुई थी कि एक दिन राम मुझसे कहने लगा कि आज रात भर वो घर नहीं आएगा, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस जा रहा है और रात भर वही रुकेगा। फिर मुझसे कहने लगा, तुम ऐसा करना कि माँ के कमरे में ही रुक जाना, थोड़ी देर बैठ जाना, उनके पाँव दबा देना। जब वह सो जाए तभी तुम जाकर अपने कमरे में सोना। मैंने ऐसा ही किया, मैंने अपनी सांस के पाँव दबाए। वो सो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उनके पैरों का मसाज करने के लिए साड़ी ऊपर की तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने देखा कि उनके पैर और पैर के कुछ ऊपर के हिस्से पर नाखूनों के निशान थे। ये देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरी सांस नींद में थी, लेकिन नींद में भी बड़बड़ा रही थी, जैसे वह अपने पास से किसी को दूर कर रही हो। ये समझ से बाहर था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। मुझे लगा शायद वह कोई डरावना सपना देख रही हो। मैंने उन्हें हल्का सा झिंझोली नींद में थी कि होश में नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे उन्होंने नींद की कोई हैवी डोज ली है। खैर, मैं समझ गई थी कि रात को मुझे उनके कमरे से बातें करने की आवाजें क्यों आती है। शायद मेरी सांस को नींद में बड़बड़ा और बोलने की आदत थी। मैं भी पूरे दिन की थकी हुई थी, इसीलिए अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह मेरी आँख कुछ अजीब से शोर से खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की तबीयत बहुत खराब हो और वो उल्टियाँ कर रहा हो। मैं फौरन से उठकर बाहर आई तो आवाज मेरी सांस के कमरे से ही आ रही थी। मैं फौरन से अपने सांस के कमरे में गई तो वो कमरे में नहीं थी। मैं भागती हुई उनके वॉशरूम में गई तो वो उल्टियाँ कर रही थी। उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। ये देखकर मैं भी परेशान हो गई। मैंने उन्हें कमरे में लाकर बिठाया। वो कहने लगी, ऐसा करो, राम को फोन कर दो, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। उनके चेहरे का रंग भी मुझे एकदम से पीला पीला सा लग रहा था। मैंने फौरन राम को फोन किया, लेकिन वो कहने लगा कि मैं यहाँ फार्म हाउस में फंस गया हूँ। फार्म हाउस उसकी तरफ बहुत तेज तूफानी बारिश हुई है और सारे रास्ते लगभग बंद हैं, इसलिए मैं शायद शाम तक ही वापस आऊंगा। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी सांस की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, इसीलिए मैंने फौरन से एक रिक्शा लिया और सांस को बिठाकर डॉक्टर के पास ले आई। डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी लो हो गया है और इन्हें ड्रिप लगेगी और 2-3 टेस्ट भी करने होंगे। डॉक्टर मेरी सांस को अपने साथ ले गई, लेकिन उसके बाद जो खबर डॉक्टर ने मुझे सुनाई वो सुनकर मैं अपने होश खो बैठी थी। वो कहने लगी कि तुम्हारी सास माँ बनने वाली है और इस उम्र में अगर ये इस हालात से गुजरेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि इन्हें तकलीफ ज्यादा होगी। मेरे तो दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये कहते हुए मेरी आवाज हलक में अटक रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमने 2 बार टेस्ट रिपोर्ट चेक की है, क्योंकि हमें भी इस बात का विश्वास नहीं आ रहा था कि वो इस उम्र में माँ बनने जा रही है। इसीलिए हमने आपकी सांस के 2 बार टेस्ट किए हैं। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। मेरी सांस एक विधवा औरत थी। मेरे ससुर को मरे हुए कई साल गुजर चुके थे। ये कैसे मुमकिन था? मेरा दिमाग सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। ड्रिप और इंजेक्शन के बाद मेरी सांस की हालत कुछ अच्छी हो गई थी। मैं उन्हें घर लाने के बजाय दूसरे अस्पताल में ले गई। वहां जाकर मैंने दोबारा से उनका चेकअप कराया, क्योंकि मुझे अभी भी रिपोर्टों पर शक था, लेकिन जवाब वही आया जिसका मुझे डर था। वो वाकई प्रेग्नेंट थी। ये बात मैंने अपनी सास से नहीं कही थी, लेकिन ये बात मेरे अंदर उधम मचा गई थी। रात भर राम तो मेरी सास के कमरे में ही होते थे। जो कुछ ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था वो सोचना भी मुझे पाप लग रहा था। मैं जिस दिमागी तकलीफ से गुजर रही थी उन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरी सांस हर बात से अनजान निढाल हो रही थी और मेरा ये हाल था कि काटो तो खून नहीं। मेरे दिमाग में उठने वाले सवालों ने मुझे दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। कोई भी सगा बेटा भला अपनी सगी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है?
मैं जब तक घर पहुंची थी तो मैं बेजान सी हो चुकी थी। मेरी सांस खुद अलग परेशान थी अपनी तबीयत की वजह से। इसीलिए वह अपने कमरे में चली गई थी। जो खबर मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मैं पत्थर की बन चुकी थी। मुझे राम की वह बातें याद आने लगी थी। मेरे सवालों को सुनकर राम का एकदम से घबरा जाना, मुझे बिना मतलब डांट देना, मेरे ऊपर गुस्सा करना, मेरी सांस का यूं बेखबर होकर सोना। लेकिन कोई सगा बेटा कैसे इतना बड़ा पाप कर सकता है, वह भी अपनी सगी माँ के साथ? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मेरे आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। क्या कोई आदमी अपनी माँ के साथ ऐसा घिनौना खेल भी खेल सकता है? मेरी अकल दंग थी। मुझे लग रहा था जो कुछ मैं डॉक्टर से सुनकर आई हूँ वो सब झूठ है। वह रिपोर्ट जो मैंने 2-2 हॉस्पिटलों से कराई थी, वह भी झूठी है। माँ बेटे की जो मोहब्बत और सम्मान मैंने अपने पति और सास में देखा था, मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। लेकिन हर गुजरी बात राम को ही मुजरिम साबित कर रही थी। फिर मुझे एक ऐसा सबूत मिल गया जिसने राम का असल रूप मेरे सामने लाकर रख ही दिया। जब मैं अपनी सास के कमरे में गई और फिर सामने साइड टेबल पर रखी तेल की शीशी मैंने ली और वह लेबोरेटरी में दे दी। मैंने कहा कि मुझे इसकी रिपोर्ट जल्दी ही चाहिए। उसकी रिपोर्ट से मेरे सारे शक दूर हो गए थे। मेरे लिए यह एक नाकाबंदी इस तेल में नशा डाला गया था। वह पैरों के तलवों में लगता और फिर वो नशा शरीर के अंदर चला जाता था और इंसान को बेहोश कर देता है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत भी कर सकता है। शाम को जब राम घर आया तो मैं अपनी सांस को नींबू पानी पिला रही थी। मेरी सांस की हालत देखकर राम परेशान हो गया। मेरी सांस ने राम से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो वह मुझसे अपनी माँ की खैरियत पूछने लगा कि क्या हुआ था, माँ को डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने कहा आप कमरे में चले, मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा है। मैं उन्हें कमरे में ले गई और सारी रिपोर्ट उनके सामने रख दी, जिन्हें पढ़कर रब के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वह मुझे अविश्वास से देखने लगा, फिर वह रिपोर्ट दूर फेंक दी और कहने लगा कि ये सब कैसे हो सकता है, मेरी माँ भला ये सब कैसे कर सकती है। वह कुछ और बोलता इससे पहले मैंने कहा कि आपको शर्म नहीं आए अपनी जबान से ये शब्द कहते हुए? आपने खुद ही अपनी सगी माँ के साथ ये सब। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी जब एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा था। राम कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बकवास कर रही हो। मैंने कहा तो आपके अलावा घर में होता कौन है? रात भर आप अपनी माँ के कमरे में क्या करते हैं? उन्हें क्यों नशे का तेल लगाते हैं? मेरी बात सुनकर राम की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो कहने लगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन वह लड़की मेरी माँ को पसंद न थी। इसीलिए ये तेल लगाकर जब मेरी माँ गहरी नींद सो जाती तो मैं उनके कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर उसी लड़की से मिलने जाता था, क्योंकि मेरी माँ मुझ पर नजर रखती थी। अगर माँ नहीं सोती तो मैं अपनी प्रेमिका से मिलने नहीं जा पाता। तुमसे शादी हुई तो वह लड़की बहुत रोई थी। उसने हमारी शादी की पहली रात को खुदकुशी करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो रात मुझे उसके साथ गुजारनी पड़ी। मैं उसी के पास जाता हूँ, लेकिन मेरी माँ के साथ ये सब किसने किया ये मैं नहीं जानता। ये सब कुछ मेरे लिए एक नया खुलासा था जिसने मेरी पूरी हस्ती ही हिलाकर रख दी थी। खैर अगली रात मेरी सास के कमरे में राम खुद छुप गए थे। वह गली का चौकीदार था जो राम को खिड़की से बाहर जाता देखकर उसी खिड़की से अंदर आ जाता और मेरी सास के साथ गलत काम करता था। जो खेल राम मोहब्बत के नाम पर एक लड़की के साथ खेल रहा था, तो उसकी माँ भी उसी पकड़ में आ चुकी थी। उस चौकीदार को राम ने बहुत मारा था, अपनी माँ का अबॉर्शन भी करवाया। जिस लड़की के पास राम जाता था वो अच्छे किरदार की न थी। जब उस लड़की की सच्चाई राम को मालूम हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं राम को छोड़कर अपनी माँ के घर जा चुकी थी और मैंने तलाक का केस भी दर्ज कर दिया था। राम अब मुझसे माफिया मांगता रहता है, लेकिन क्या दोस्तों ये मेरे लिए आसान था? क्या ऐसे पति को पत्नी माफ कर दे ताकि उसका घर बस सके और वह दुनिया के सामने सर उठाकर चल सके, या फिर ऐसे पति से तलाक ले लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।